देखिए उससे 11th का बैच भी स्टार्ट किए हैं। कल आया था लड़का, एक ही है अभी, तो हो जाएगा धीरे धीरे। देखिए मैंने वाम पंथ और दक्षिण पंथ कल आप लोग को समझा दिया था अच्छी तरह से, ठीक है। और विकास की धारणाएं से स्टार्ट करेंगे। और रिकॉर्डिंग बेटे बुक का नेम क्या है ऊपर लिखा हुआ? कंटेम्प्रेरी दिखना है मेरे। ठीक, आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट देखते हैं। देखो कि हम लोग हमेशा देखते हैं कि इन टकरावों के पीछे विकास की धारणाओं का हाथ होता है। उड़ीसा के उदाहरण से हमें पता चलता है कि इतना कदम से बात नहीं बनती कि हर कोई विकास सकता है। बिल्कुल। तो आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट, सबसे पहले जरूरत ये महसूस की गई कि हमारे देश को विकास, देश का विकास तो करना ही, डेवलपमेंट तो करना ही। अब डेवलपमेंट करना है तो पहले ही हम लोगों ने देख लिया था कि वामपंथ या दक्षिण पंथ, सोशलिस्ट इकोनॉमी को एक्सेप्ट किया जाए या कैपिटलिस्ट को, तो वो तो हमने डिस्कस कर लिया था। आगे जाकर के फिर लोगों ने कहा कि जो वेस्टर्न कंट्रीज का, वैसे ही डरवाते क्यों ना, जो वेस्टर्न कंट्री का जो मॉडल है, वेस्टर्न कंट्री का जो वेस्टर्न मॉडल है डेवलपमेंट का, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। क्योंकि जितने भी पश्चिम के देश हैं जिन्होंने भी इसको अपनाया है उनका ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जिन्होंने भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को अपनाई थी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया था, उनका डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ। ठीक है, तो लोगों ने कहा कि हमको वेस्टर्न मॉडल अपनाना चाहिए। ठीक है, विकास का अर्थ था ज्यादा से ज्यादा आधुनिक होना, और आधुनिक होने का अर्थ था पश्चिमी औद्योगिक देशों की तरफ होना। ठीक है, कि अगर मान लीजिए कि आपको डेवलप होना है तो एडवांस तो होंगे ना, मॉडर्न होना पड़ेगा। मॉडर्न, जो लोग मॉडर्न है इसका मतलब कि डेवलप है, समाज तो यही मानता है, दुनिया भी यही मानता है। तो लोगों ने कहा कि हमें वेस्टर्न कंट्री के जो भी स्ट्रेटजी है या जो आइडियोलॉजी है उसको फॉलो करना पड़ेगा, उनकी विचारधारा को अपनाना पड़ेगा। ठीक है, माना जाता था कि पश्चिमी जो मुल्क या वेस्टर्न कंट्रीज हैं की तरह हर देश को आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से गुजरना होगा। जिस तरह पश्चिमी मुल्कों में आधुनिकीकरण या मॉडर्नाइजेशन के कारण पुरानी सामाजिक संरचनाएं टूटी और पूंजीवाद तथा उदारवाद का उदय हुआ, उसी तरह दुनिया को बाकी देशों में भी होना पड़ेगा। ठीक है, आधुनिकीकरण को समृद्धि, भौतिक प्रगति और वैज्ञानिक तर्क बुद्धि का पर्यायवाची माना जाता था। विकास की ऐसी धारणा को मानने के कारण तब हर कोई विभिन्न देशों को विकसित, विकासशील और अविकसित बनाकर उसके बारे में अपनी बातें करता था। कहने का मतलब है कि आइडिया ऑफ डेवलपमेंट ये था, विकास की धारणा ये थी कि अगर विकसित होना है तो आपको आधुनिक बनना पड़ेगा, डेवलप होना है तो आपको मॉडर्न बनना पड़ेगा। और अपने कंट्री के मॉडर्नाइजेशन के लिए एक ही तरीका था कि आपको वेस्टर्न या पश्चिमी तरीकों को अपनाना पड़ेगा। वो तरीके क्या थे? पश्चिमी देश जो थे या वेस्टर्न कंट्रीज जो थी, उनकी तो एक ही आइडियोलॉजी थी कि कैपिटलिस्ट या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया, जिसमें जिसके पास पूंजी है वो फायदा कमाएगा, वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा। ठीक है, और इस आधार पर, इस तरह के विकास के आधार पर, इस डेवलपमेंट के इस क्राइटेरिया के आधार पर पूरे वर्ल्ड को 3 कैटेगरी में बांटा गया: डेवलप्ड,
विकसित देश, डेवलपिंग विकासशील देश, और अंडर डेवलप्ड या अविकसित देश है ना, या नॉन डेवलप्ड कंट्रीज। तो जब हम आजाद हुए तो हमारे सामने डेवलपमेंट के दो मॉडल थे, आप जो चाहो अपना सकते थे, ठीक है। पहला उदारवादी पूंजीवादी मॉडल, ठीक है। उदारवादी पूंजीवादी मतलब कि कैपिटलिस्ट, जो कि आपको पता है कि वेस्टर्न कंट्री का था, यूरोप और अमेरिका का था, मॉडल अपनाया गया था। दूसरा समाजवादी मॉडल जो सोवियत संघ ने अपनाया था, सोशलिस्ट जो मॉडल था, ये में भी मैंने आपको बता रखा है। देखिए, जब दो महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध का दौर चल रहा था, कोल्ड वॉर जब पूरे अपने क्या कहते चरम पर था, तो उस समय जो इंडिया के लोग थे वो सोवियत संघ के साथ ज्यादा अपना जुड़ाव रखते थे और ज्यादा प्रभावित थे सोवियत संघ के साथ। ऐसे लोगों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के ही नहीं बल्कि सोशलिस्ट पार्टी और खुद कांग्रेस के नेहरू तक शामिल थे। अमेरिकी तर्ज के पूंजीवादी विकास के परोपकार बहुत कम थे। मतलब कि हम लोग रसिया से ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, ज्यादा प्रभावित थे। जिस तरह से रसिया में समाज में समानता की बात होती थी, बेरोजगारी बहुत कम कर दी गई थी, ठीक है, अमीर गरीब की खाई को कम किया गया था, ठीक है। वहां पर ऐसा नहीं था कि जो अमीर है जिसके पास पूंजी है वही सब कुछ करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। मतलब इक्वालिटी की का स्टेबलाइजमेंट किया गया था। समाजवादी या सोशलिस्ट इकोनॉमी का मतलब ही था, मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए इस गांव में 100 किले या 100 बीघे जमीन है और आदमी 100 हैं, तो सबको एक एक बीघा या एक एक किला दे दिया जाएगा, न कि किसी 20 आदमी को 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 या 10-10 किले मिलेंगे और किसी को मिलेगा ही नहीं, या किसी को 1 किला, किसी को आधा किला या आधा बीघा, ऐसा नहीं। ये था पूंजीवादी। लेकिन कैपिटल सोशलिस्ट या समाजवादी अर्थव्यवस्था ये थी कि अगर 100 टुकड़े हैं इस गांव की जमीन के और 100 लोग हैं तो 100 लोगों को एक एक टुकड़ा मिल जाएगा, ये था सोशलिस्ट। तो समानता की बात हो रही थी। तो भारत में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, समाजवादी या सोशलिस्ट पार्टी थी, और इवन कांग्रेस पार्टी के नेहरू थे, वो भी ज्यादा से ज्यादा सोशलिस्ट मॉडल को ही अपनाना चाहते थे, क्योंकि इसमें हमारे देश में जो सदियों से लोग गुलामी का जीवन जी रहे थे, 200 साल तो अंग्रेजों के गुलाम रहे थे, उसके बाद भी जाति पात का लेकर के, धर्म का लेकर के इतना भेदभाव था। तो वहां पर अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपना लिया जाता तो एक और खाई बन जाती अमीर गरीब वाली, और खाई कभी नहीं बन रही, समझ रहे। तो इसलिए उन्होंने सोशलिस्ट इकोनॉमी या समाजवादी अर्थव्यवस्था की तरफ ही ज्यादा उनका झुकाव था। आजादी के आंदोलन के दौरान एक ही सहमति बन गई थी और नेताओं की इस पसंद में यही सहमति प्रतिबिंबित हो रही थी कि राष्ट्रवादी नेताओं के मन में बात बिल्कुल साफ थी कि आजाद भारत की सरकार के आर्थिक सरोकार अंग्रेजी हुकूमत के आर्थिक सरोकारों से एकदम अलग हुए, ठीक है। और अंग्रेजी हुकूमत ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी की तरह संकुचित व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए काम नहीं करी। आजादी के आंदोलन के दौरान यह बात भी साफ हो गई थी कि गरीबी मिटाने और सामाजिक आर्थिक पुनर्वितरण के काम का मुख्य जिम्मा सरकार का होगा। नेताओं में इन बातों को लेकर बहस छिड़ी हुई थी। कुछ औद्योगिकरण को उचित रास्ता मानते थे तो कुछ की नजर में कृषि का विकास करना ग्रामीण क्षेत्र के लिए गरीबी को दूर करने का सर्वाधिक जरूरी था। कहने का मतलब ये है कि जब हमें आजादी मिल रही थी या जब हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, फ्रीडम स्ट्रगल हम लोग कर रहे थे, उस समय नेताओं ने क्लियर कर दिया था कि जो आजाद भारत होगा, इंडिपेंडेंट इंडिया होगी हमारी, वो इस गवर्नमेंट या इस टाइप के गवर्नमेंट से या इस तरह की सरकारी की जो व्यवस्था है इससे बिल्कुल अलग है। यहाँ पर जब अंग्रेजी सरकार थी तो जिनके पास पूंजी था, पैसा था, वो अपने इंडस्ट्री लगाते थे, वो फायदा कमाते थे, और गरीबों को केवल क्या कहते हैं, टैक्स देने वाला ही बना दिया गया। गरीबों की गरीबी को मिटाने के लिए या पॉवर्टी एलिवेशन के लिए कोई भी एक भी कदम नहीं उठाया गया। अंग्रेजों को मतलब नहीं था, लेकिन भारत सरकार ने कहा था, जो इंडिया के जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे, नेहरू हो गए चाहे जो भी, कि जब भारत आजाद होगा तो यहाँ पे गरीबों की सुनी जाएगी, बेसहारों की सुनी जाएगी, डिप्रेस्ड
या दलितों की सुनी जाएगी, और उनको भी ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट का अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, या मतलब कि अवसर दिया जाएगा। और ये कभी भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में तो हो ही नहीं सकता। कैसे होगा? पूंजी, अगर आप बाजार को छोड़ दो कि भाई जो करना है आप लोग खुद देख लीजिए, सरकार इंटरफेयर नहीं करेगी, तो जो अमीर लोग थे पूंजी लगाने वाले तो गरीब का शोषण करेंगे, ये होता ना। तो जब देश आजाद हुआ तो इसी कारण से हमारे पास चॉइसेस तो दो थी, लेकिन हम लोगों ने एक्सेप्ट किसको किया? अमेरिकी मॉडल को ही एक्सेप्ट किया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या थी गरीबी मिटाने। हमारे देश में सबसे अधिक लोग गरीब थे, 80% से ज्यादा लोग गरीबी थे। गरीबी नहीं मिटेगी तो देश का विकास कैसे होगा? तो गरीबी को मिटाने के लिए, लोगों को 2 जून की रोटी देने के लिए सरकार ने कहा कि जो ये सामाजिक आर्थिक वितरण, सामाजिक आर्थिक वितरण का मतलब है सोशियो इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन। सोशियो इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये हुआ कि जो भी जितने भी रिसोर्स पूरे कंट्री के पास थे, देश के पास थे, ये सब लोगों को बराबर बराबर बांटे। और दूसरा ये था कि सामाजिक पुनर्वितरण या सोशल रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये था कि अगर समाज में कोई बहुत ज्यादा दलित है, उसको दबाया गया है, जैसे शूद्र थे, SC ST जो लो कास्ट के थे, उनको भी आगे बढ़ाने के लिए सरकार उनको स्पेशल राइट्स देगी, जो कि रिजर्वेशन के रूप में है। समझ रहे हैं? कुछ लोग कह रहे थे कि अगर हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करते हैं, औद्योगिक विकास करते हैं, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री लगाएंगे तब गरीबी खत्म हो। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि अगर आप केवल इंडस्ट्री लगाओगे तो जिनके पास पैसे हैं वो इंडस्ट्री लगाएंगे और गरीब आदमी हमेशा मजदूर बना रह जाएगा। और अभी हमारे देश उस स्थिति में नहीं है कि हर जगह इंडस्ट्री लगाई जा सके। ठीक है, तो कुछ लोगों ने कहा कि इंडस्ट्री की जगह क्यों ना ऐसा करें कि हमारी 80% से ज्यादा पॉपुलेशन जब एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, तो सबसे पहले कृषि के विकास के लिए काम किया जाए। ठीक है, ये सारी बात चलती रही। देखिए क्या हुआ। देखिए, प्लानिंग कमीशन, तो ये सारी बात थी, सब नेताओं के विचार थे, सब लोगों ने सोचा था क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, ये पक्का हो गया कि गरीबी हटानी है, बेरोजगारी हटानी है, देश का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना है, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट करना है। लेकिन किया कैसे जाए? जब तक कोई योजना नहीं होगी, कोई प्लानिंग नहीं होगी, तो काम कैसे होगा? तो इसी चीज को दिमाग में रखते हुए योजना आयोग या प्लानिंग कमीशन बनाएंगे। अब ये देखिए, प्लानिंग कमीशन के पीछे क्या हिस्ट्री थी। देखिए, पहले मैं इसके पीछे का इतिहास इसमें नहीं लिखा होगा, तो आपके नॉलेज के लिए मैं खुद से थोड़ा बताऊं। देखिए, इसमें जब आप लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे तो उसे पता चलेगा, महालिनोबिस जो थे, ठीक है, वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे भारत। ठीक है, अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिस्ट थे। सब लोगों ने अपनी नेहरू जी ने अपनी थ्योरी दी कि इस तरह से देश का डेवलपमेंट होना चाहिए। किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया, ऐसे 4-5 लोगों ने दिए। लेकिन लास्ट में जो महालिनोबिस की जो थ्योरी थी वही एक्सेप्ट की गई, और जो थी पंचवर्षीय योजनाओं वाली। ठीक है, 5 ईयर प्लान वाली, और उसी के आधार पर योजना आयोग का निर्माण किया, प्लानिंग कमीशन। देखिएगा, अंडरलाइन करो कि योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में हुई। भारत सरकार ने एक सीधे साधे प्रस्ताव के जरिए कि यह आयोग एक सलाहकार की भूमिका निभाता था, एक एडवाइजरी बॉडी थी केवल ये। ठीक है, और इसकी सिफारिशें तब प्रभावकारी हो पाती जब मंत्रिमंडल उन्हें मंजूर करे। जिस प्रस्ताव के जरिए योजना आयोग की स्थापना हुई थी उसमें कई कार्यों के दायरों का उल्लेख करते हुए कहा गया। देखिए, योजना आयोग को एक सिंपल से प्रपोजल के द्वारा या प्रस्ताव के द्वारा इसको स्थापित किया गया। योजना आयोग में बहुत सारे मेंबर्स होते थे, और इसका जो चेयरमैन होता था वो होता था प्राइम मिनिस्टर। जो उस समय का सिटिंग प्राइम मिनिस्टर होगा, प्रधानमंत्री जो होते थे, वो योजना आयोग के अध्यक्ष होते थे।
योजना आयोग अपनी सिफारिशें, मतलब उसमें अलग अलग क्या कहते हैं, जो क्षेत्रों के जो होंगे, स्पेशली इकोनॉमिक्स लोग जो होते थे वही उसके सदस्य होते थे। एजुकेशन पे क्या करना चाहिए 5 सालों में उसको सुधारने के लिए, हेल्थ पे क्या करना चाहिए, डिफेंस में या रक्षा के ऊपर कितना सरकार को खर्च करना चाहिए, ठीक है, एक तो ये। उसके बाद जितनी भी मिनिस्ट्री है, जितने भी मंत्रालय हैं भारत सरकार के, उन सभी मंत्रालय अपना जो भी एक एस्टिमेशन होता है वो योजना आयोग को भेजते थे, ठीक है, कि हाँ हम एजुकेशन मिनिस्ट्री से हैं तो मेरा ये टारगेट है, हमको इतना करना है और ये मेरा प्रपोजल है कि हमको इतने पैसे या फंड चाहिए। अब योजना आयोग क्या करता था, उसका असेसमेंट करता था, अच्छी तरह से मूल्यांकन करता था और फिर एक अपनी रिपोर्ट बना करके आगे पेश करता था पार्लियामेंट में, सॉरी कैबिनेट को देता था, और कैबिनेट अगर जब देख ले कि हाँ बिल्कुल सही है तो उसको बजट में शामिल कर देता। यही था योजना आयोग का पूरा काम, ठीक है। और इसका जो चेयरमैन होता था योजना आयोग का, वो होता था प्राइम मिनिस्टर। याद रखिएगा योजना आयोग रेलेवेंट नहीं, अब नीति आयोग आ गया है तो इससे क्वेश्चन हो सकता है ना है, लेकिन आपको जानना जरूर है। अब देखिए भारत के योजना आयोग समझ में आया। मार्च 1950 में भारत सरकार ने एक नॉर्मल से प्रपोजल के द्वारा प्लानिंग कमीशन योजना आयोग को स्टेबलाइज किया। इसका काम एक ये एडवाइजरी बॉडी थी, मतलब सलाहकारी संस्था, केवल सलाह देने का काम करती थी, सिफारिश करती थी कि आप कैबिनेट को कि आपको इतना खर्च करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, बस। उसके बाद इसमें एक चीज और है कि इसका जो हेड होता था प्राइम मिनिस्टर होता था, ठीक है, और सारे के सारे जो मंत्रालय होते थे, मिनिस्ट्री होती थी, वो अपने अपने रिकमेंडेशन योजना आयोग को भेजते थे, वो उसको एसेस करके मतलब कि मूल्यांकन करके फिर उसको कैबिनेट को भेजती थी योजना आयोग, और कैबिनेट अगर पास कर दे तो 5 ईयर प्लान में हो जाता था। योजना आयोग सरकार के भावी 5 सालों की योजनाओं का या प्लानिंग का निर्माण करती थी। सरकार किस क्षेत्र में क्या लक्ष्य रखेगी, क्या टारगेट रखेगी, इसका निर्धारण होता था, और वो टारगेट को ही फिर अचीव किया जाता था, ठीक है। आगे और अभी बताएंगे हम आपको। भारत के संविधान में भारत के नागरिकों को कुछ फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार दिए गए हैं, और राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व, उसके लिए क्या लिखा गया मैं भूल जाता हूँ। नीति निर्देशक तत्व के लिए इंग्लिश में क्या लिखा है नीति निर्देशक तत्व के लिए? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, वही है ना। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हम आपको बता दें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक फंडामेंटल राइट्स है, और 36 से लेकर के 51 तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल या नीति निर्देशक तत्व। तो फंडामेंटल राइट्स तो सरकार को देना होता है, लेकिन नीति निर्देशक जो तत्व है उसका मतलब ये हुआ डायरेक्टिव प्रिंसिपल का कि ये एक तरह की एडवाइस होती है हर स्टेट को या गवर्नमेंट को। कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि आपको जो शासन करना है या रूलिंग करनी है, आप जो भी जिस भी तरह से काम करोगे वो किस तरह से करोगे कि जनता का ज्यादा से ज्यादा कल्याण हो, पब्लिक वेलफेयर, ठीक है। अगर आप गांव, क्या हुआ प्रॉब्लम, गांव का विकास करना है तो कैसे करना है, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बेसिस पे हम कभी भी किसी सरकार को क्लेम नहीं कर सकते कि आपने संविधान का उल्लंघन किया। केवल एडवाइजरी है, सरकार को ऐसा करना चाहिए, ना करे तो कोई कुछ कर नहीं सकता। तो नीति निर्देशक तत्वों या डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली अंतर्गत यह बात विशेष रूप से कही गई कि राज्य एक ऐसी समाज रचना को बचाते हुए लोगों की भलाई के लिए प्रयास करेगा जहां राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाएं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की भावना से अनुप्राणित हों। राज्य अन्य बातों के अतिरिक्त अपनी नीतियों को इस तरह बनाएगा और अमल में लाएगा कि स्त्री और पुरुष सभी नागरिकों की आजीविका के पर्याप्त साधनों का बराबर अधिकार, ठीक है। गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी बने, अगर एम्प्लॉयमेंट को लेकर के या रोजगार को लेकर के कोई पॉलिसी या योजना बनाता है तो ये ध्यान रखेगा कि उसकी योजना में, उसकी पॉलिसी में, नीति में, प्लानिंग में स्त्री और पुरुष, मतलब कि मेल फीमेल जो भी है, मैन वुमेन, दोनों के लिए बराबर इक्वल अपॉर्चुनिटी या बराबर अवसर,
ठीक है, उसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं, यानी ऐसी पॉलिसी बना दें कि लड़कों को ज्यादा, या ऐसी पॉलिसी बना दें लड़कियों को ही ज्यादा क्यों मिले, ऐसा नहीं। समुदाय के भौतिक संसाधनों की मिल्कियत, मिल्कियत मतलब होता है, जो हिंदी वाले हैं सुन लीजिएगा, ऑनरशिप, है ना, और नियंत्रण को इस तरह बांटा जाएगा कि उससे सर्व सम्मान की भलाई। देखिए, जो भी फिजिकल रिसोर्सेस है, ठीक है, या नेचुरल रिसोर्सेज जो भी कर सकते हैं, उसको, उसके हक को ऐसे बांटा जाएगा ताकि सबका विकास हो, किसी एक ग्रुप को या एक कम्युनिटी को ही वो सारा का सारा नहीं दिया जाएगा, उसका हाँ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ठीक है, और न्यायोचित भी बंटवारा होना चाहिए। कितनी गाड़ियां चलती है यार। अर्थव्यवस्था का संचालन इस तरह नहीं किया जाएगा कि धन, ठीक है, अर्थव्यवस्था का संचालन इस तरह नहीं किया जाएगा कि धन अथवा उत्पादन की साधन एकाध जगह केंद्रित हो, जहां जाएं और जनसामान्य की भलाई बाधित हो। कहने का मतलब है कि जो भी हमारी इकोनॉमी होगी उसको इस तरह से रन किया जाएगा, इस तरह चलाया जाएगा कि जो भी वेल्थ है या प्रोडक्शन के जो भी सोर्सेस है, ठीक है, वो एक जगह पे सेंट्रलाइज ना, ठीक है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, अब मान लो दिल्ली राजधानी है तो दिल्ली के आसपास के जितने राज्य हैं यहीं पर केवल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया जाए, ज्यादा उद्योग बसाए जाए, और जो नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर तरफ है वहां पर कोई सड़क और रेलवे भी ना हो, तमिलनाडु बहुत देश से राजधानी से दूर है तो वहां कोई विकास ना हो, बिहार बहुत पिछड़ा राज्य है तो वहां पर कोई तरह का डेवलपमेंट, ऐसा नहीं। अर्थव्यवस्था को ऐसा चला जाए कि पूरे देश के हर क्षेत्र का बराबर बराबर विकास हो और जो संसाधन है सब में बांटे जाए। बात समझ में आ रही है? हाँ, एक बॉक्स में देख लीजिएगा, नीति आयोग, आपको पता है कि 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को खत्म कर दिया गया, वहां पे नीति आयोग की स्टेबलाइजमेंट हुई। बॉक्स इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग इसको। अब देखिए, नियोजन या प्लानिंग, ये क्या है? जैसा कि प्लानिंग नाम से ही आपको पता है क्या होता है। एक सेकंड, अब हम लोग योजना आयोग के बारे में डीपली पढ़ेंगे। देखिए, पहले तो ये बताएं कि जो योजना आयोग बना तो निश्चित रूप से ये भी सोचने वाली बात है, जो प्लानिंग कमीशन बना तो ये अचानक से आ गया, इसको लाने में किनका किनका हाथ था, और इसको सब लोगों ने एक्सेप्ट किया या नहीं एक्सेप्ट किया। हो सकता है कि कुछ लोग चाहते हो कि योजना आयोग या प्लानिंग कमीशन ना आए, इसके बिना ही देश का डेवलपमेंट, ये भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। योजना आयोग या जो प्लानिंग कमीशन थी, सेम इसी तरह की कमीशन सोवियत संघ में पहले से थी, यूएसएसआर में पहले से थी, तो ये कोई नया आविष्कार, न्यू इन्वेंशन नहीं था। उसके बाद 1944 की अगर बात करें तो वहां पे जितने भी हमारे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज थे, टाटा, बिरला, जो भी थे उस जमाने के, उन लोगों ने एक साथ मिलकर के एक बॉम्बे प्लान लेकर के, सब लोगों से नेहरू जी ने रिकमेंडेशन या सिफारिशें मांगी थी कि किस तरह से योजना बनाई जाए, क्या हो, आप लोग सब लोग अपना अपना सिफारिश दो और कैबिनेट को जो अच्छा लगेगा उसको एक्सेप्ट करेगी। तो उन लोगों ने बॉम्बे प्लान लाया था, और वो खुद भी चाहते थे, जितने भी लोग थे, वाम पंथ हो या दक्षिण पंथ, सब चाहते थे कि देश का जो विकास हो एक नियोजित विकास हो, मतलब प्लानिंग बना करके डेवलपमेंट किया। बात समझ रहे? तो बॉम्बे प्लान आया और उसके बाद में योजना आयोग के एक्सेप्ट किया गया, और इस जो योजना आयोग बनाई गई इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शुरुआती दौर में जो इनिशियल स्टेप जो लिए योजना आयोग ने, ये भी पंचवर्षीय योजनाओं का विकल्प चुना भारत ने। 5 ईयर प्लान का जो चॉइस था हमारा, वो हम लोगों ने एक्सेप्ट किया, और ये भी सोवियत संघ या यूएसएसआर, सोवियत यूनियन के हिसाब से ही था, वहां पर भी ऐसा ही 5 ईयर प्लान बनाया जाता था। देखिए, इसमें था
कि भारत सरकार अपनी तरफ से एक दस्तावेज या डॉक्यूमेंट तैयार करेगी जिसमें अगले 5 सालों के लिए उसकी आमदनी और खर्च की योजना, एक्सपेंडिचर एंड इनकम। जो भी भारत सरकार की अगली 5 सालों में जितना भी एक्सपेंडिचर खर्च होगा और जो भी आमदनी होगा, अब देखो मैं बताता हूं कैसे। आमदनी का मतलब ये था कि 5 सालों में सरकार का लक्ष्य या गोल क्या होगा, टारगेट क्या होगा। ठीक है, सरकार आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से क्या टारगेट चाहती है। अभी अगर मान लो कि 2 लाख करोड़ का अगर पूरा टर्नओवर है, या 2 लाख करोड़ का पूरा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से फायदा है सरकार को, तो टारगेट करे कि 5 सालों के अंदर हमको क्या करना है, किसको 2 लाख को 4 लाख करोड़ करना है। तो ये आमदनी बढ़ा ना, आमदनी का टारगेट है एक लिखा जोखा। ठीक है, एजुकेशन अगर हमारा मान लीजिए, और नीचे आ जाओ, और नहीं लगेगा, और लग रही है। ये देवता थी, गीता नहीं है, तो इसी की कसम खिलाते हैं हम सबको। देवता ईमानदार है ना, वो चीटिंग नहीं करती। देखिए, तो योजना के अनुसार केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों के बजट को 2 हिस्सों में बांटा गया। प्लानिंग कमीशन ने क्या किया, हर स्टेट का और हर मैंने जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उनका अपना बजट तो होता है ना सालाना, उनको 2 हिस्सों में बांटा गया कि बजट 2 पार्ट में होंगे। पहला क्या होगा, गैर योजना व्यय। व्यय मतलब कि नॉन प्लान्ड जो एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, उसमें क्या है, इसके अंतर्गत जो दैनंदिन मदों पर खर्च होता है, मतलब जो भी रोजमर्रा के खर्चे, रूटीन जो भी एक्सपेंडिचर होता है, उनको शामिल किया जाता है। दूसरा हिस्सा योजना में या प्लानिंग के एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, इसके अंदर क्या था, योजना में जो तय किया गया, जो भी आपके प्लानिंग में प्रायोरिटीज, ठीक है, प्रायोरिटीज को फिक्स किया गया है, निर्धारित किया गया है, प्राथमिकताओं को तय किया गया है, उसके ऊपर जो खर्च होगा 5 सालों की अवधि में, उसको रखा गया है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, गोल ऐसा है कि मान लीजिए कि एजुकेशन पे सरकार इस बजट में 10,000 करोड़ खर्च करेगी, मनरेगा पे 20,000 करोड़ खर्च करेगी। ठीक है, रोजगार या एम्प्लॉयमेंट के ऊपर 2 लाख करोड़ खर्च करेगी। तो ये सारे जो खर्च हैं ये प्रायोरिटी वाले, सरकार ने प्राथमिकताएं तय की है। ठीक है, इसलिए इन पर जो खर्च होगा उसको प्लान्ड एक्सपेंडिचर कहा जाएगा। ठीक है, या योजना व्यय कहा जाएगा, क्योंकि ये योजना बनाई गई है और तब सरकार इस पर खर्च कर रही है। लेकिन अब सरकार किसी को मान लो जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको पेंशन देना, उसको सैलरी देना, है ना, ये सारे जो रोजमर्रा के काम है, मेंटेनेंस के काम, ये तो सरकार को करने, इसके लिए प्लानिंग बनाने की जरूरत क्या है, तो उसको गैर योजना व्यय करते हैं, क्योंकि बजट में तो सारे तरह के खर्चों को दिखाना पड़ेगा ना। तो योजना व्यय और गैर योजना व्यय, योजना व्यय वो होगा जो प्लान्ड करके आप खर्च करते हो, और गैर योजना व्यय होगा जो अनप्लान्ड होगा। ठीक है, देखिए, तो 1951 में, देखिएगा, 1951 में जो प्लानिंग हुई वो फर्स्ट प्लानिंग थी, फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनाए। 1956 में सेकेंड 5 ईयर प्लान, 66 में थर्ड 5 ईयर, 61 में थर्ड 5 ईयर प्लान, 66 में फोर्थ। ठीक है, और 66 के बाद क्या हुआ कि हम लोग बहुत ज्यादा आर्थिक संकट या इकोनॉमिक रिसेशन में चले गए। ठीक है, बहुत बड़ी मंदी आ गई थी, संकट, आर्थिक संकट आ गया था, जिसके चलते 5 ईयर प्लान को 1 साल के लिए रोक दिया गया। उसके बाद फिर से ये अपने 5 ईयर प्लान चलते रहे, और इस तरह से 5 ईयर प्लान फर्स्ट 5 ईयर प्लान से 12 5 ईयर प्लान तक गए, और 2015 में लास्ट रहा, क्योंकि उसके बाद तो नीति आयोग आ गया।
कुछ भी नहीं, देश गुलाम था। अब चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक थी कि कोशिश देश में गरीबी के मकड़ जाल को निकालने की थी, मतलब कि पॉवर्टी एलिवेशन। याद रखिएगा आप लोग कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान इज इक्वल टू पॉवर्टी एलिवेशन, चाहे तो आप लोग लिख लें। सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये होगा अभी से लेकर के आगे तक पेपर में कि जितने भी 5 ईयर प्लान है उनका मेन गोल या पर्पस क्या है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का था पॉवर्टी एलिवेशन, गरीबी को हटाना। देखते हैं। योजना को तैयार करने में जुटे विशेषज्ञों में से एक थे के.एन. राज। इस युवा अर्थशास्त्री की दलील थी कि अगले 2 दशक तक भारत को अपनी चाल धीमी रखनी चाहिए क्योंकि तेज रफ्तार विकास से अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा। पहली पंचवर्षीय योजना में ज्यादा जोर कृषि क्षेत्र पर था। याद रखिएगा, आपको पता है कि अब उस समय हमारे कंट्री की 80% से भी ज्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी, और हम लोग क्या कर रहे हैं कि खेती बाड़ी को छोड़ करके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे फोकस करने लगे, उद्योगों पे अगर फोकस करने लगे, ठीक है, तो जो मेन चीज है वही खत्म हो जाएगी। कहने का मतलब यह था कि रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड थे, हमारे पास जो पैसा था, संसाधन था, वो बहुत ही कम था। हम लोग गरीब देश थे उस समय, और हम लोग अगर सब चीज पे टारगेट करते तो कोई भी चीज अचीव नहीं कर पाते। तो सबसे पहली प्रायोरिटी फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या थी कि कृषि क्षेत्र का विकास करके, एग्रो डेवलपमेंट करके हम लोग क्या करेंगे कि पॉवर्टी एलिवेशन करके दिखाएंगे, गरीबी को खत्म करके दिखाएंगे, ठीक है। और होना कुछ नहीं था। इस योजना के अंतर्गत बांध और सिंचाई क्षेत्रों में निवेश किया गया। अब मान लो कि डैम बनाए गए, नहरें बनाई गई, कनाल्स बनाए गए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा इरिगेटेड लैंड को बढ़ाया गया, और ये इरिगेटेड लैंड बढ़ने के चलते क्या होगा, खेतीबाड़ी में एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होगा। विभाजन के कारण कृषि क्षेत्र को गहरी मार लगी थी और इस क्षेत्र को तुरंत ध्यान देने की जरूरत थी। भाखड़ा नांगल जैसी विशाल परियोजनाओं के लिए बड़ी धनराशि आवंटित की गई। इस पंचवर्षीय योजना में माना गया था कि देश में भूमि के वितरण का जो ढर्रा मौजूद है उसे कृषि के विकास को सबसे बड़ी बाधा पहुंचती है। इस योजना में भूमि सुधार पर जोर दिया गया और उसे देश के विकास की चीज माना। 53 देखिए, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में पॉवर्टी एलिवेशन या गरीबी उन्मूलन प्रथम प्रायोरिटी थी, मेन पूरा फोकस था 5 सालों का। और इस गरीबी को खत्म करने के लिए जो रास्ता अपनाना था, वो रास्ता क्या था, वो रास्ता था कि एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट किया जाए। अगर खेती बाड़ी का विकास हो गया तो निश्चित रूप से गरीबी कम होती चली जाएगी। तो कैसे होगा, उसके लिए सरकार ने कृषि में सुधार करने के लिए सबसे पहले डैम और कनाल, मतलब बांधों का और नहरों का निर्माण किया। सिंचित जो भी भूमि थी उसका दायरा बढ़ाया, इरिगेटेड लैंड का जो भी था उसका दायरा बढ़ाया, जिससे कि धीरे धीरे खेती बाड़ी का विकास हुआ, ठीक है। आगे देखिए। दूसरा, भूमि सुधार या लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर भी ध्यान दिया गया। पहले जमींदारी प्रथा थी, अंग्रेज चले गए लेकिन जमींदार को थोड़ी से अपने साथ लेके गए थे। अभी भी गांव में, देहातों में वो जमींदार वैसे ही थे जैसे पहले। लेकिन दिक्कत ये थी ना कि पूरी की पूरी जमींदारी प्रथा को नहीं खत्म किया जा सकता था। लैंडलॉर्ड बिल्कुल पूरी तरह से खत्म नहीं हुए। इसलिए नहीं हुए क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट ऑफ प्रॉपर्टी भी था। आर्टिकल 31 जो हमारा फंडामेंटल राइट था, उसमें राइट ऑफ प्रॉपर्टी था, संपत्ति का अधिकार, जिसके कारण हम लोग मजबूर थे, सरकार मजबूर थी कि किसी भी जमींदार का जमीन या कोई चीज आप छीन करके गरीबों में नहीं बांट सकते। हाँ, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को ये राइट था, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया था कि अगर आप अपने राज्य स्तर पे कोई कानून बना करके ये जमींदारी उन्मूलन का काम करना चाहें तो कर सकते हैं। और उसमें बहुत राज्यों ने ट्राई किया लेकिन सफल केवल पश्चिम बंगाल में। वहां पे जमींदारों की सारी जमींदारी हटा करके अपना एक रीजनल कानून बना करके राज्य विधानसभा में जो भी लॉ है फॉर्म कर गए, ठीक है। देखो, हर स्टेट गवर्नमेंट को अकॉर्डिंग टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल
नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर वो अपने राज्य के विकास के लिए कोई भी तरह का कानून बना सकता है, ठीक है, बशर्ते उस कानून पर किसी भी तरह से गवर्नर या राज्यपाल कोई ऑब्जेक्शन ना लगाए, पहली बात। और दूसरी बात, राष्ट्रपति भी सिग्नेचर कर दे। तो केंद्र सरकार तो चाहती ही थी, ये राज्य सरकार ने बनाया, वहां हो गया, लेकिन केवल पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का मतलब जो कि समाजवादी सोच वाले थे, तो वो इक्वालिटी लाना चाहते थे, लेकिन और कहीं पर ऐसा नहीं, इसलिए वहीं पर ये सब सक्सेसफुल हो पाया। देखिए, योजनाकारों ने सोचा, जो भी प्लानर्स थे, कि अगर आपको कोई भी योजना को सक्सेसफुल करना है, पहले से चलती आ रही व्यवस्था में कोई भी तरह का अगर आपको सुधार करना है, आपको एक चैप्टर वो रिवाइज क्यों नहीं कर लेते बीएसटी, तब तक बीएसटी निकाल के रिवाइज करते रहो जैसे आप करते हो, ये तो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आपको अपने इनकम का जो लेवल है वो बढ़ाना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपके पास व्हीकल नहीं, आप चाहते हो कि अब मुझे व्हीकल चाहिए, या आप चाहते हो कि मुझे घर तोड़वा के अच्छा बनवाना है, तो अपने इनकम का लेवल बढ़ाएंगे तभी तो कुछ हो सकेगा ना। ये हमारे घर के साथ साथ देश के साथ भी है, सबके साथ है। इकोनॉमी और बजट जो होता है, जैसा आपके हमारे घर का है, उसी तरह सरकार का भी है। तो सरकार ने सोचा सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो हमारे पास पैसे आएंगे, तो ज्यादा जो भी बेनिफिशियल वर्क है या जो भी डेवलपमेंट का वर्क है उसको हम कर सकते हैं। हेलो, हाँ, नमस्ते। किस लक्ष्य को नहीं, क्यों, क्या हुआ? मैंने तो कुछ नहीं कहा। नहीं नहीं, योजना बनवा रहे हैं आप लोग, कैब वाले को पिटवा रहे हैं। देखिए, तो ये बात आई कि सोर्स ऑफ इनकम को कैसे बढ़ाया जाए, ठीक है। और ये तभी था, हमारे पास एक्स्ट्रा रिसोर्स नहीं थे। हम लोगों का जो देश था उस समय एक पुअर कंट्री था, जितने भी इकोनॉमिक रिसोर्सेस थे या जो भी था वो पहले ही यहाँ से लेके जा चुके थे अंग्रेज, ठीक है। अब जमीन बची हुई थी, आप उसको किस तरह यूज करते हैं। तो जमीन के केवल मिट्टी से तो कुछ मिलना नहीं है, वो तो खेती ही हो सकती है ना, क्योंकि इंडस्ट्री भी नहीं थी, कुछ नहीं था। तो एक ही रास्ता था कि हम हमारे जो खर्च हैं उसको कम करके ज्यादा से ज्यादा हम सेविंग करें, बचत करें। सबसे पहला तो ये है, अगर आपको एक्स्ट्रा इनकम आने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है तो आप क्या करोगे? अगर आपको फिर भी कुछ चाहिए तो आप बचत करोगे, सेविंग करोगे, और उस सेविंग से जो पैसा बचेगा थोड़ा थोड़ा बचा के जो आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो नीड्स हैं, ये जो प्रायोरिटीज, उस पर खर्च करोगे। पहला तो ये था। ये कौन सा इकोनॉमिक भाई? 1950 के डिकेड में खर्च का स्तर भी बहुत नीचे था, इसे अब और कम नहीं किया जा सकता था। ये भी बात थी कि पहले ही हमने खर्च बहुत कम कर रखा, खर्च कर ही कहाँ रहे, अब किस चीज में बचत करेंगे, किस चीज में हम लोग कट करेंगे अपने खर्चों। देश के कैसे बचत कर सकते हैं? नहीं हो सकता है, मैं आपको बता, जब बहुत अधिक अगर इकोनॉमिक प्रॉब्लम आपको हो रही है तो बहुत सारे जो फैसिलिटीज जो दी जाती है बड़े बड़े अफसरों को, या जो भी सरकारी खर्च होते हैं दफ्तरों में, कर्मचारियों की कटनी हो गई, बहुत से तरीके होते हैं खर्च को कम। 10% सैलरी कट, हाँ बिल्कुल होता है ऐसा, लेकिन पहले से ही हमारे देश में तो पहले से ही कम मिल रहा था। सब लोग तो उसमें किसी तरह अपना रोजी रोटी कमा रहे थे, नौकरी तो कोई करना ही नहीं चाहता था, नौकरी में पैसे ही नहीं थे, उससे ज्यादा अच्छा तो खेती ही थी। उस जमाने में लोग की नौकरी भी नहीं करना चाहते थे, तो अब किस चीज पे आप कट करोगे? ठीक है, तो 1950 के तो भाई अब तो 80-90 हजार तो देखते ही 70,000 मिल रही है सबको सैलरी, क्यों ना आदमी उसके पीछे पड़े, है कि नहीं। 1950 के डिकेड में खर्च भी बहुत, योजनाकारों को बचत को बढ़ावा देने की कोशिश की। यह काम भी कठिन था क्योंकि देश में रोजगार के काबिल जितने लोग थे उनकी तुलना में देश में मौजूदा पूंजी भंडार कम था। बहरहाल नियोजन की प्रक्रिया में लोगों की बचत तीसरी पंचवर्षीय योजना तक बढ़ी, लेकिन यह बचत उम्मीद के अनुरूप नहीं थी। फर्स्ट
5 ईयर प्लान जो था उसकी शुरुआत में इससे कहीं ज्यादा बचत की उम्मीद की गई थी। बाद में दिनों में 1960 के डिकेड से 1970 के डिकेड तक शुरुआती सालों तक बचत की मात्रा में लगातार। देखिए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, 3 5 ईयर प्लान की अगर बात करें, शुरुआती दौर में हम लोग के पास रिसोर्स बहुत कम, पैसे बहुत कम, तो सरकार ने सोचा, एक टारगेट सेट किया कि हमको इस बार इतना बचत करना है, इतना सेविंग करना है। टारगेट तो होता था 5 ईयर प्लान, लेकिन हर बार जो टारगेट होता था उससे कम हम लोग बचत कर पाते थे। और थर्ड 5 ईयर प्लान आते आते और भी कम बचत हुआ, क्योंकि जैसे जैसे कंट्री डेवलपमेंट के रास्ते पे गई तो सरकार का खर्च भी बढ़ने लगा। अब सरकार का खर्च बढ़ेगा, अगर आपके घर का खर्च बढ़ेगा तो क्या होगा, आपका बचत कम होगा। बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर ही तो डेवलप करना था, डैम और जो भी कनाल्स बनाने थे। शुरुआती दौर में सबसे पहले सरकार ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया उसमें डैम्स था। ऐसे चीजों पे खर्च सरकार कर रही थी इससे डायरेक्ट सीधे फायदा हो एग्रीकल्चर, और दूसरी चीजों पे नहीं। आज इतना ही रखो। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने से